Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of ecosystem. So let's start the discussion. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1. विच वन आर द रिजर्वायर ऑफ द सल्फर एंड द कार्बन साइकिल रिस्पेक्टिवली. तो पहले सल्फर और फिर कार्बन साइकिल का बताना है. तो गिवन ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एटमॉस्फियर एंड द कंज्यूमर. क्लियर. बी ऑप्शन है अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फियर. सी ऑप्शन है अर्थ क्रस्ट एंड प्रोड्यूसर. डी ऑप्शन है एटमॉस्फियर एंड प्रेडेटर. तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में एटमॉस्फेयर के साथ कंज्यूमर है. कंज्यूमर वो हैं जो कंज्यूम करते हैं दूसरे एनिमल्स को. डी ऑप्शन में एटमॉस्फेयर के साथ प्रीडेटर हैं. तो प्रीडेटर या कंज्यूमर दे कैन नॉट एक्ट एज अ रिजर्वायर ओवर हियर फॉर द सल्फर एंड द कार्बन साइकिल. अब आपके पास बचा बेटा ऑप्शन बी एंड सी. तो बी और सी को ध्यान से देखो. सी में बोलते अर्थ क्रस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थ क्रस्ट हो गया सल्फर के लिए. प्रोड्यूसर मान के चलो कार्बन के लिए. तो प्रोड्यूसर में आते हैं बेसिकली प्लांट्स जो खाना बनाते हैं पूरे इकोसिस्टम का एक तरीके से, इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है. दे आर नॉट द रिजर्वायर ऑफ द कार्बन और यू कैन से एनी अदर कंपाउंड. तो बचा आपके पास बेटा ऑप्शन बी यहाँ पर अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फियर. तो अर्थ क्रस्ट जो है वो रिजर्वायर का काम करता है सल्फर के लिए और एटमॉस्फियर कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द कार्बन इन केस ऑफ कार्बन साइकिल. सो दे एक्ट एज अ रिजर्वायर. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम. टर्म देखो इन्होंने यूज करी है गैशियस फॉर्म में बताना है और पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है ये. तो सबसे पहले है सल्फर साइकिल, सेकंड है फॉस्फोरस साइकिल, सी है नाइट्रोजन साइकिल, डी है कार्बन साइकिल. तो अगर इन चारों साइकिल में से मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस बेटा इट इज़ नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल. बेसिकली फॉस्फोरस जो है वो सेडिमेंट्स में मिलता है, जैसे कि रॉक्स में, ठीक है, मिट्टी में, पत्थरों में. तो इट इज़ इन द लिथोस्फीयर और इन द हाइड्रोस्फीयर, बट इट इज़ नॉट इन द गैशियस फॉर्म. Sulfur can be in the gaseous form, nitrogen can be in the N2 form, carbon can be in the form of carbon dioxide, but not the phosphorus beta. तो second में जो correct option बनेगा that will be the B option, which is the phosphorus cycle. थर्ड है what percentage of the carbon is found dissolved in the ocean which is responsible for its regulation in the atmosphere. So most appropriate word आपने बताना है इसके लिए. तो कितना परसेंट कार्बन है जो डिजॉल्व है बेटा ओशियंस में. क्लियर. तो यहाँ पर जो अमाउंट है कार्बन का विच इज डिजॉल्व इन द ऑक्सीजन इट इज मोर देन 70%. तो फर्स्ट में है 51%, वो तो गया. सी में 61% है, उसको भी एक्सक्लूड कर दो. मोर देन 70 के बाद वैल्यू याद कर लो, इट इज़ एग्जैक्टली 71% बेटा. तो 71% दिया है डी ऑप्शन में, तो बी भी आपका यहाँ से एक्सक्लूड हो गया. तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन. नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कौन रेगुलेट करेगा. वही रेगुलेट करेगा जिसमें मैक्सिमम कार्बन डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है. तो वो कहाँ मिलती है, डेफिनेटली आपके ओशियंस में. रेस्पिरेशन इन प्लांट इज नॉट द राइट आंसर. सॉरी, एनिमल्स में. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से आप कोई ऑप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा कि डिजॉल्व्ड कार्बन मैक्सिमम हमें मिलती है ओशन में, अबाउट 71%. सी है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, ये भी हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि ये तो उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेंगे फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल और हमें उस अमाउंट को रेगुलेट करना है. तो सही ऑप्शन हमारे पास जाता है ओशियानिक रिवर्स और रिजर्वायर्स ऑफ कार्बन, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 71% जो है वो रखी जाती है डिजॉल्व फॉर्म में. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. नंबर फिफ्थ है बेटा, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट. बहुत तेज होगा डीकम्पोजिशन का प्रोसेस. कहाँ. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड ऑप्शन है एंटार्क्टिक. अब वहाँ तो देखो टेम्परेचर बहुत ही कम होने वाला है, इतने कम टेम्परेचर पे तो डीकम्पोजिशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ड्राई एरिड रीजन में टेम्परेचर नो डाउट ज़्यादा होगा, लेकिन बेटा मॉइस्चर तो बिल्कुल भी नहीं है.
पानी की तो कमी हो गई वहां पर, वो तो पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। एल्पाइन रीजन में सेम वही रीजन है कि टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर द डीकम्पोजिशन, तो बचा कौन सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेयर वी हैव अ वेरी गुड हाई टेम्परेचर एंड इवन अ वेरी गुड मॉइस्चर कंटेंट विच प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय द हर्बीवोरस। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली कॉल्ड एनपीपी, नेट मतलब कितना अगले लेवल को मिला, ठीक है, प्रोड्यूसर से कितना अगले लेवल को मिला। तो अगला लेवल है हर्बीवोरस का, हर्बीवोरस डायरेक्टली बेटा फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट जो हैं वो जितना बायोमास प्रोड्यूस करेंगे वो उनका अपना है, लेकिन उनको खाएंगे हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस को उनसे जो मिलेगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बतानी है, तो उसकी वैल्यू आती है ओनली 1%। रेस्ट ऑफ देम विल बी लॉस्ट इन द रेस्पिरेशन, इन मेटाबॉलिज्म एंड ऑल, सो वेरी लेस अमाउंट विल बी गिवन टू द हर्बीवोर्स। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी ए ऑप्शन। नंबर 7 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द कम्युनिटीज, कम्युनिटीज में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं। पहली बात तो बेटा सक्सेशन जो होगा एक बहुत ऑर्डरली मैनर में होता है, इट इज़ लाइक वन बाय वन, वन स्टेज टू अनदर स्टेज, अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म यू कैन से, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है ऑलवेज, वेदर यू टॉक अबाउट द सक्सेशन ऑन द लैंड और द सक्सेशन इन द वाटर, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो नंबर 7 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है इट इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मैनर, रैंडम कभी भी नहीं होता, बहुत क्विक नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सक्सेशन में, और लिखा है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट, इट इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट कैसा है। तो 7th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 8 है बेटा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ, देखो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है वो फाइनल कम्युनिटी है एक तरीके की किसी भी सक्सेशन में या किसी भी एटमॉस्फेयर में, वेदर यू टॉक अबाउट वाटर और लैंड, और ये सबसे स्टेबल कम्युनिटी मानी जाती है, सबसे स्टेबल, सबसे वेल अडेप्टेड मानी जाती है, एंड इट इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज़ द फाइनल कम्युनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन के लिए बनता है बी ऑप्शन। नंबर 9 में है, अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स विच वन डज नॉट हैव लॉसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की वजह से किसमें लॉस आपको नहीं देखने को मिलता है। तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस सेडिमेंट्स में होता है, इट इज़ नॉट लॉस ड्यू टू द रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन का भी लॉस नहीं होगा, इवन सल्फर का भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा रेस्पिरेशन से अगर लॉसेस देखा जाए तो वो ज़्यादातर हमें सिर्फ 2 ही साइकिल में मिलते हैं, एक तो जो कार्बन साइकिल है और एक जो आपके पास बेटा ऑक्सीजन साइकिल है, नॉट इन केस ऑफ दीज पीएनएस, पीएनएस मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 10 है बेटा, आइडेंटिफाई द स्टेज विच इज कॉमन बिटवीन द हाइड्राक एंड ज़िराक सक्सेशन। हाइड्राक मीन्स जो पानी में है, ज़िराक मीन्स जो आपका लैंड में है, तो उनके लिए कॉमन स्टेज बतानी है। कॉमन होती है जो सबसे फाइनल स्टेज आप लेके चलो, जो क्लाइमैक्स वाली स्टेज होती है ना विच इज़ इन इक्विलिब्रियम, वो दोनों के लिए कॉमन ही हो जाती है, ठीक है। तो पाइनियर स्टेज नहीं बोल सकते क्योंकि पाइनियर होती है बिल्कुल फर्स्ट, अब फर्स्ट वाली बेटा पानी में अलग होगी, लैंड में अलग होगी, सेम नहीं हो सकती। सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम द हाइड्रिक टू द मीजिक कंडीशन, ये नहीं है आपके पास। सक्सेशन स्टार्ट इन द ड्राई एरिया, जरूरी नहीं है पानी वाले में ड्राई एरिया से थोड़ी शुरू होगा। डी है द क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी विच इज मीजोफाइट, अब ये दोनों में आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है, चाहे पानी में हो चाहे लैंड में हो, क्लाइमैक्स कम्युनिटी दोनों के लिए कॉमन है। तो नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप ले सकते हो। नंबर 11 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर द इवेपोरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन एंड द मीन एनुअल रेनफॉल इज बिलो 100 mm। तो ये वो एरिया है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम है, 100 mm से भी कम है,
अब अगर मैं ग्रासलैंड की बात करूं तो यहाँ पर तो एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर ये जो क्वेश्चन में दिया है आपको वो आप ग्रासलैंड के ऊपर अप्लाई करो तो बेटा ग्रासलैंड के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा, श्रबी फॉरेस्ट के ऊपर भी अप्लाई नहीं हो सकता, मैंग्रोव के ऊपर भी नहीं होगा, इट विल बी अप्लाइड ऑन द डेजर्ट, ड्राई कंडीशन, जीरोफिटिक कंडीशन। तो 11 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। नंबर 12 है द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशियन विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज्ड टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर। एज ऑफ लेक और ओशन बताना है जो कि एयर के साथ भी कांटेक्ट में है और वो पानी में भी इमर्स्ड है, वो आपने बताना है। तो इट इज़ लाइक अ इंटरमीडिएट यू कैन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पहला लिखा है पेलाजिक जोन, जो नहीं हो सकता। बैंथिक तो बिल्कुल बॉटम में चला गया, वो पॉसिबल नहीं है। लैंटिक उससे ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। इट इज़ एक्चुअली द लिटोरल जोन विच exposed to air also and also immersed in the water। तो 12th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। इडैफिक फैक्टर बेटा किससे रिलेटेड है? देखो इकोलॉजी में अगर हम इडैफिक फैक्टर कभी भी पढ़ते हैं तो इडैफिक इज बेसिकली ए बायोटिक फैक्टर एंड इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सॉइल, सॉइल पीएच, सॉइल क्वांटिटी, सॉइल क्वालिटी, ठीक है, सॉइल का नेचर, सॉइल की पोरोसिटी, ऑल दीज आर द इडैफिक फैक्टर। तो फर्स्ट वाटर गलत है, बी सॉइल क्लियर है, सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी गलत है, डी एल्टीट्यूड गलत है। तो 13th का करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी ऑप्शन। नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल इकोसिस्टम। तो पहला बोलते साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जो बिल्कुल सही है। नेचुरल इकोसिस्टम की वजह से न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग होती रहती है जो कि ज़रूरी भी है। सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाता है डेफिनेटली, पॉल्यूटेंट का एब्जॉर्प्शन भी होगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम रहेगा। ये सब नेचुरल इकोसिस्टम के फायदे हैं हमें। तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव दैट इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। और पीएमटी 2012 में आ चुका है क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट कौन सी नहीं है? देखो एनर्जी फ्लो फंक्शनल यूनिट में आता है ऑब्वियसली। इसमें हम बताते हैं कि एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑल्सो। डीकम्पोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी भी एक फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चरल, इट इज नॉट द फंक्शनल। तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 16 है ना पॉन्ड इकोसिस्टम द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। हम पॉन्ड इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफ बताना है यानी कि जो प्रोड्यूसर का काम करेंगे। तो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें बेटा फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जैसे डायटम्स, डेजमेट, उनको चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है। एल्गी जो है वो भी प्रोड्यूसर का काम कर सकती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करती है। सबमर्ज और मार्जिनल प्लांट भी ऑब्वियसली बेटा ऑटोट्रॉफिक तो शो करेंगे ही करेंगे। तो डी जो है ऑल ऑफ द अबव दैट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 है द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन इकोसिस्टम इज व्हाट। लाइट एनर्जी जो प्लांट के ऊपर फॉल करेगी यानी कि जो प्रोड्यूसर लेंगे उसको वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में सो दैट दे कैन मेक देयर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो उस कन्वर्जन के रेट को क्या बोला जाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज कॉल्ड जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनएसपी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जीएसपी। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोड्यूसर की, यहाँ पर बात हो रही है उनकी जो किसी भी फूड चेन में हमेशा बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर हैं जो खाना बनाते हैं। तो अगर वो कन्वर्जन करेंगे तो जो भी मिलेगा, जो भी प्रोड्यूस होगा वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड जीपीपी। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन। नंबर 18 है द रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड विच इज नोन एज व्हाट। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में अगर रिलेशन बताना है हमने ग्राफिकली
तो जो पिरामिड बनता है बेटा उसको बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है, बिकॉज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसमें प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, ठीक है, इवन डीकम्पोजर भी काउंट होते हैं उसमें। ट्रॉफिक लेवल किसी एक लेवल को बोला जाता है, आइदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। पाई चार्ट इसको नहीं बोला जाता, पिरामिड ऑफ बायोमास भी हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें सीधा रिलेशन बताना है। तो 18th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ए, विच इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज व्हाट। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप इसको नहीं बोल सकते, बिकॉज उसमें वो कंसीडर होगा जो हम बेसिकली यहाँ पर देंगे प्रोड्यूसर टू हर्बीवोरस, ठीक है, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में गया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज कॉल्ड जीपीपी, वो है व्हेन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अगेन एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर हमने बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो उसको बोला जाता है नेट प्रोडक्टिविटी। तो 19 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन हमारे पास बनता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। देन सेकंड है बेटा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, और सी हमारे पास है बोथ ए एंड बी, और डी आता है नन ऑफ द अबव। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है और प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 में दैट विल बी द सी ऑप्शन। 21 है, A is required for the higher primary productivity, B have the lowest primary productivity as the soil is deficient in the moisture. So choose the correct option for A and B. अब देखो हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? बारिश, रेन, जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, और कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है या कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे कम काउंट की जाती है। अब अगर आप बेटा बी ऑप्शन में देखो तो कम के लिए दे हैव रिटन फॉरेस्ट, सी में दे हैव रिटन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है, सबसे कम पूछा है लोएस्ट, तो लोएस्ट हमेशा वो डेजर्ट की रहेगी क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस आर नॉट सूटेबल। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है या जो सी ऑप्शन है वो तो आप इसमें इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अब आपके पास बचा ए और डी ऑप्शन। अब आप ये देखो कि ए में जो ए लिखा है वो रेन, रेन इज रिक्वायर्ड फॉर द हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर, एंड बी डेजर्ट हैव द लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्योंकि वहाँ की सॉइल में मॉइस्चर की कमी है, न्यूट्रिएंट्स भी कम है एज इट इज। तो 21st में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन, क्योंकि डी अगेन बेटा इनकरेक्ट है। 22nd है, द ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्रीशियस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपको पता है सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, फार्मर इनको यूज़ करते हैं वर्मी कंपोजिटिंग में। तो अर्थवॉर्म जो है डेड मटेरियल को तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ह्यूमिफिकेशन नहीं बोला जाता, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस, जो कि अलग है। मिनरलाइजेशन अलग प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म इज अ काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस विच इंक्लूड द ब्रेकडाउन ऑफ द फ्यूल। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 22nd में दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इज इंक्लूडिंग द फ्रेगमेंटेशन। 23rd है, द प्रोसेस बाय विच द वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt is known as what? अनअवेलेबल सॉल्ट का मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट कर गए तो रूट्स उनको ले नहीं सकती, प्लांट उनको यूज़ नहीं कर सकते, चले गए वो सॉइल के अंदर। तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं, फ्रेगमेंटेशन अभी हमने पढ़ा था। इस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है, बिल्कुल सही टर्म है। लीचिंग का मतलब होता है जो जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जो कि वाटर सॉल्यूबल था वो पानी के थ्रू सॉइल के अंदर तक चला गया, प्रेसिपिटेट हो गया, एंड इट इज़ नाउ कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट। तो दैट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड लीचिंग। Catabolism is basically a respiratory process which include the breakdown. मिनरलाइजेशन इज नॉट द टर्म जो हम इसके लिए यूज करेंगे। तो 23rd में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, दैट इज कॉल्ड लीचिंग।
24 है बेटा, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज हायर व्हेन द डेट्रीशियस इज रिच इन। डेट्रीशियस में कौन सी दो चीज़ें ज़्यादा हों जिस वजह से रेट ऑफ डीकम्पोजिशन हमें बहुत हाई देखने को मिलता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है NS। हमेशा याद रखो ये टर्म, दैट इज NS। NS में N स्टैंड्स फॉर द नाइट्रोजन। एक तो नाइट्रोजन कंटेंट अगर उसका ज़्यादा है, दूसरा है शुगर, अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो इस वजह से रेट ऑफ डीकम्पोजिशन विल बी हायर। तो फर्स्ट ऑप्शन में है नाइट्रोजन एंड शुगर। बी में है फॉस्फोरस एंड शुगर जो कि गलत है। सी में है कैल्शियम एंड शुगर जो कि अगेन रॉन्ग है। डी आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डी में ऑप्शन नहीं है। तो 24 में करेक्ट बना ए, दैट इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। 25th है बेटा, एक्सेसिव मॉइस्चर इनिबिट द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ज़्यादा मॉइस्चर से डीकम्पोजिशन क्यों इनिबिट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एनारोबियासिस, सेकंड है एरोबाइसिस, सी है फोटो ऑक्सीडेशन, डी है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर एक्सेसिव मॉइस्चर होगा तो उस वजह से अगर डीकम्पोजिशन अफेक्ट होता है वो इसलिए बिकॉज देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो उस वजह से ब्रेकडाउन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एनारोबाइसिस। तो 25th में करेक्ट आता है ए, क्योंकि अगर आप बी ऑप्शन देखो तो इसमें तो बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन टर्म हो गया, फोटो फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, नॉट एरोबाइसिस। तो करेक्ट जो टर्म इसके लिए यूज़ होगी वो ये होगी, फर्स्ट ऑप्शन। 26 है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, तो मिनरलाइजेशन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग हो जाती है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यू कैन से। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस, ह्यूमस जो है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकला और वो सॉइल में मिक्स हो गया, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, तो सॉइल में मिनरल्स ऐड हो गए, दिस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो ए हमारे पास है क्लियर। बी में लिखा है बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये नहीं आएगा। सी ओनली ऑर्गेनिक लिखा है तो गलत है। डी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेट्रीशियस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसी से निकाल के हमने सॉइल में मिक्स करना है। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन बना ए ऑप्शन। 27 है बेटा, गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद द 4 ब्लैंक A to D, आइडेंटिफाई द ब्लैंक। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2014 में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ये साइकिल आपको दिया है, इसमें कंज्यूमर से गया ए में, ए से जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में और बी से भी जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में। सॉइल से आप टेक करते हैं सी, सी से फिर वापस कंज्यूमर में जा सकता है, सी से इवन ए में भी जा सकता है बट विद द हेल्प ऑफ डी। और रन ऑफ भी हो सकता है, जो पानी निकल गया ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ, उसके साथ भी वो न्यूट्रिएंट निकल जाता है। क्लियर, फॉस्फोरस की साइक्लिंग है ये। तो इसमें बेटा सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेक करें तो देखो यहाँ पर अगर हम सॉइल सॉल्यूशन से अपटेक की बात करें, वो सी कर रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूमर से ए को जा रहा है। अब ए बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर से अगर ए में जाएगा तो ए आपके पास क्या होना चाहिए, ए वो होना चाहिए जो कंज्यूमर के ऊपर भी एक तरीके से फीड कर गया। तो वो तो वही कर सकते हैं ना जो डीकम्पोजिशन करेंगे, जो डिग्रेडेशन करेंगे, तो मतलब वो डेट्रीशियस होने चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो कि ए ऑप्शन में रॉक मिनरल्स ए के नीचे, गलत है। बी में लिटरफॉल, गलत है। सी में लिखा है डेट्रीशियस, नाउ दैट इज करेक्ट क्योंकि बेटा डी में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर को प्रोड्यूसर थोड़ी ना खाएगा, समझ रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। डेट्रीशियस आपके पास क्लियर है। बी में चेक करो, बी से वो सॉइल सॉल्यूशन में भी चला गया, तो पत्थरों में से निकल के सॉइल में इकट्ठा हो गया रॉक मिनरल्स। सी जो हैं वो सॉइल सॉल्यूशन में से उठाएंगे तो रूट्स के थ्रू उठाएंगे तो वो प्रोड्यूसर हो गए। क्लियर, या जो पेड़ों के पत्ते टूट के गिर गए, सड़ गए, गल गए, ज़मीन के साथ मिक्स हो गए तो उसका न्यूट्रिएंट वहाँ पर रिलीज हो गया तो वो लिटरफॉल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 27 में दैट विल बी द सी ऑप्शन।
28 है बेटा, फूड चेन रेफर्स टू व्हाट। फूड चेन में हमें बेसिकली रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें कि आपके पास प्रोड्यूसर आते हैं फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा कंज्यूमर आते हैं, और कंज्यूमर के बाद सबसे लास्ट में आते हैं डीकम्पोजर। ये किसी भी फूड चेन में आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे इन अ सिक्वेंशियल मैनर, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है वो ट्रांसफ़र होती है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर से फाइनली वो डीकम्पोजर में भी जा सकती है, लेकिन पूरी नहीं जाएगी बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ द ह्यूमन फॉर्मिंग अ चेन ऑफ फूड, जो बिल्कुल गलत है। एनिमल्स गैदर नियर अ सोर्स ऑफ फूड, ये एप्लीकेबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, और यू कैन से फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 29 है बेटा, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ग्रेजिंग फूड चेन जो कि लैंड में होगी वो बिगिन होती है विद द प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। देन बी ऑप्शन है ग्रेजिंग फूड चेन बाइंड अप द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वाइल द डेट्रीशियस चेन हेल्प इन रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू द साइकिल पूल। क्लियर। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी आपके पास है डेट्रीशियस चेन अकाउंट फॉर लेस एनर्जी फ्लो देन द ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये देखो कि ग्रेजिंग फूड चेन लैंड में होगा, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होगा, तो उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर आते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को इकट्ठा किया जाता है, डेट्रीशियस में क्योंकि आप उसको बॉडी को डिकम्पोज करोगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट निकल के सॉइल में जाएंगे, तो वो एक तरीके से आप रिलीज कर रहे हो, जो बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है, विच इंक्लूड द बोथ ए एंड बी, क्योंकि डी स्टेटमेंट आपके पास गलत है बेटा। तो 29 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी द सी ऑप्शन। 30th है, इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ फूड चेन। तो उस स्पेसिफिक पोजीशन को आप क्या बोलते हो? क्या उसको ब्रांचिंग लाइन बोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन बोला जाता है? नॉट एट ऑल। दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि प्रोड्यूसर जो है वो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तो ऐसे उनको लेवल्स दिए जाते हैं। इट इज़ नॉट नोन एज अ स्टैंडिंग क्रॉप। तो 30th में करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज द ट्रॉफिक लेवल। 31st है बेटा, द मास ऑफ द लिविंग मटीरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी लिविंग मटीरियल है उस कोलेक्टिवली उसके लिए क्या टर्म यूज़ करी जाती है। PMT 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ द लाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। स्टैंडिंग स्टेट उसको नहीं बोला जाता। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप एट अ पर्टिकुलर टाइम, द मास ऑफ लिविंग मटीरियल। तो 31st में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। तो इसमें 32 में हमारे पास है बेटा, द ऑर्गेनिज्म विच अटैक द डेड एनिमल्स आर। जो डेड एनिमल्स के ऊपर अटैक करेंगे उनको ऑब्वियसली डीकम्पोजर बोला जाएगा या डेट्रीशियस बोला जाएगा, ठीक है, जो डीकम्पोजिशन का काम करेंगे। तो फर्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड आर नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो डेफिनेटली देखो दे आर नॉट प्रोड्यूसर, दे आर डीकम्पोजर, पहली बात। सेकेंड लिंक ऑफ द फूड चेन एंड आर हर्बीवोरस, दे आर नॉट हर्बीवोरस, दे आर डीकम्पोजर। Third link of the food chain and are called tertiary consumer. They are not consumer, they are decomposer. So they actually decompose the dead material. So D है present at the end of the food chain and are called detritivores. Now that is correct for the question number 32. फिर हमारे पास आता है बेटा 33rd, द टाइगर बायोमास इज 10 kg इन अ ग्रास डियर टाइगर फूड चेन। व्हाट इज अ ग्रास बायोमास विल बी? ग्रास है आपके पास, ग्रास को कंज्यूम करा डियर ने और डियर को कंज्यूम कर गया टाइगर, ठीक है। तो ग्रास तो यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गए, डियर कंज्यूमर हो गया, टाइगर भी कंज्यूमर है। अब यहाँ पर ग्रास का हमने पता करना है, डियर का भी हमें पता नहीं है, हमें दिया है टाइगर का 10 kg। तो अगर हम यहाँ पर चले अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, ठीक है, जो इकोलॉजी में आपको दिया जाता है फूड चेन में, तो यहाँ पर डियर को जो था, डियर का जितना बायोमास था उसका 10% जाके टाइगर के पास है।
तो अगर हम यहाँ पर 10% के हिसाब से देखें तो मतलब इट मस्ट बी अराउंड 100 kg और ग्रास में हो जाना चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg। तो बायोमास के लिए जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 33 में, दैट विल बी द सी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बेटा 34 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन। तो इनकरेक्ट फूड चेन में आपके पास है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ग्रास, फ्रॉग एंड वल्चर। तो अगर इस फूड चेन को हम ध्यान से देखें तो जो ये फ्रॉग है ये डायरेक्टली ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्रॉग इज अ कार्निवोरस नॉट अ हर्बीवोरस, तो ये फूड चेन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन में है ग्रास के ऊपर ग्रास होपर है, ग्रास होपर को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक ने और उसको कर लिया ईगल ने, तो ये करेक्ट है आपके पास। ग्रास को कंज्यूम किया डियर ने, डियर को कंज्यूम कर गया लॉयन, जो कि फिर से ठीक है। और डी है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जू प्लैंक्टन, उसके ऊपर फिश और उसके ऊपर बड़ी फिश आप लोगों के पास है, ठीक है, तो ये भी क्लियर है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर अगर हम इनकरेक्ट फूड चेन की देखो बात करते हैं तो इनकरेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखो, ग्रास के ऊपर जो फ्रॉग का है ना वो गलत है, बिकॉज फ्रॉग इज नॉट अ हर्बीवोरस बेटा, तो वो डायरेक्ट ग्रास के ऊपर यानी कि प्रोड्यूसर के ऊपर फीड नहीं कर सकता, तो ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर। 35th है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द हर्बीवोर्स केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द केमिकल एनर्जी विद इन द कार्निवोरस टिश्यू। कितनी परसेंट जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफर होती है? इट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ विच इज गिवन इन द इकोसिस्टम। तो 35th में करेक्ट ऑप्शन बना डी ऑप्शन। 36 आता है, आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म 1, 2, 3 एंड 4 इन द फूड वेब शोन बिलो। 2012 का क्वेश्चन है पीएमटी का। तो इस क्वेश्चन में बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो देखो वेजिटेशन और सीड के ऊपर ये है ऑर्गेनिज्म, तो ये मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है एक तरीके का, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी कंज्यूमर की बात करो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट देखूँ ए मतलब फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर बेटा डियर दिया है जो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बी ऑप्शन में उन्होंने डॉग दे दिया, डॉग तो किसी भी हाल में आप कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, डॉग कौन सा प्लांट खाएंगे। सी रैट है, रैट सीधा प्लांट नहीं खाते हैं, ये भी गलत हो गया। स्क्विल जो है वो भी प्लांट नहीं खाती, तो ये तो यहीं पे क्लियर है, डियर हो गया। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आता है रैबिट, रैबिट हम इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड जो है वो ग्रास होपर के ऊपर फीड कर रहा है, तो फ्रॉग कर सकता है ग्रास होपर के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर आता है बेटा रैट आप लोगों के पास, जिसके ऊपर फीड कर सकता है स्नेक या फिर हॉक। तो 36 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो हमारे पास है ए ऑप्शन। 37 है, सक्सेशन begins in an area where the natural biotic communities have been destroyed, so the most appropriate word to fill the blank। वहाँ पर पहले से कुछ कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी जो किसी वजह से ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसमें जगह खाली हुई, ठीक है। फिर वहाँ पर सक्सेशन जो है बेटा वो वापस स्टार्ट हुआ, तो ऐसे सक्सेशन को सेकेंडरी बोला जाता है। अगर तो वो ऐसा एरिया है जहाँ पर पहले से कुछ नहीं था, तो वहाँ पर अगर सक्सेशन स्टार्ट हुआ दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी। लेकिन अगर वहाँ पर सक्सेशन ऑलरेडी हो चुका है, कम्युनिटी आके निकल चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है और फिर वापस होता है, तो उसको सेकेंडरी बोला जाता है। इट इज़ नॉट टर्शरी, इट इज़ नॉट क्वार्टरनरी, नॉट इवन प्राइमरी। तो 37 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी ऑप्शन। 38 नंबर है, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसेयर इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट लाइक। हाइड्रोसेयर मीन्स जो सक्सेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, दैट सक्सेशन इज अकरिंग इन द वाटर, वो पानी में होगा, तो दैट काइंड ऑफ द सक्सेशन इज कॉल्ड हाइड्रोसेयर। तो उसमें जो सेकेंड स्टेज है बेटा वो हमने बतानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो देखो 38 में पहला ऑप्शन आपको दिया है अजोला। अजोला जो है वो सेकेंड स्टेज में नहीं आता है, इट कम्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ सक्सेशन। सेकेंड ऑप्शन है टाइफा, टाइफा जो है वो बेसिकली बेटा फोर्थ स्टेज ऑफ सक्सेशन में आता है। सी ऑप्शन है सैलिक्स, जो कि बहुत बड़े ट्री होते हैं, वेरी टॉल ट्री, और ये आते हैं लास्ट स्टेज में यानी कि 6 नंबर स्टेज में। तो अब आप अजोला इंक्लूड नहीं कर सकते, टाइफा नहीं कर सकते, सैलिक्स नहीं कर सकते, तो सेकंड स्टेज के लिए कौन सा बचा? वैलिस्नेरिया, जो कि एक तरीके का हमारा एक्वेटिक प्लांट है विच कम्स ड्यूरिंग द सक्सेशन इन द हाइड्रोसेयर। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। 39 है, द सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन और इन, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 में आ चुका है। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर देखो बेयर रॉक,
बिल्कुल खाली, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली प्राइमरी होता है, इट इज़ नॉट द सेकेंडरी सक्सेशन। बी आपके पास है डिग्रेडेड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एरिया खराब कर दिया, जो जितना पहले से फ्लोरा एंड फौना था वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो उसकी जगह पे कुछ नया ग्रो करेगा, तो ये आप बोल सकते हो सेकेंडरी सक्सेशन में। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में तो पहली बार ही हो रहा है ना, तो उसको सेकेंडरी नहीं बोल सकते। न्यूली कूल्ड लावा में भी नहीं बोल सकते। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 39 में कि सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होगा गिवन 4 ऑप्शन में से, तो वो होगा डिग्रेडेड फॉरेस्ट में, नॉट इन सी, नॉट इन डी। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन बना बी ऑप्शन। 40 हमारे पास है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन लेवल इन द ज़िरार्क कंडीशन। ज़िरार्क होती है ड्राई कंडीशन, लैंड में जैसे होता है सक्सेशन। तो देखो लैंड में कभी भी सक्सेशन होगा तो वो जो पत्थर बेयर रॉक्स हैं बेटा, या जो बंजर एरिया है, ज़मीन है, वहाँ पर डेफिनेटली सबसे पहले हमेशा याद रखो कौन ग्रो करता है, लाइकन ग्रो करती है, लाइकन, विच एक्चुअली मेक द सॉइल इनटू, जो बड़े बड़े पत्थरों को सॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, देन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, तो बाकी स्टेजेस आपके पास आएंगी। तो अगर आप यहाँ पर बी ऑप्शन चेक करो तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में एनुअल हर्ब स्टेज लिख दिया और लाइकन दे दिया थर्ड नंबर पे, जो कि सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में पहले उन्होंने श्रब बोल दिया, बोलते श्रब पहले आएंगे लाइकन बाद में आएंगे, जो अगेन गलत सीक्वेंस है। डी में उन्होंने पहले फॉरेस्ट डाल दिया आपके पास, जो अगेन गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सबसे पहले है लाइकन, उसके बाद आते हैं मॉस, देन एनुअल हर्ब्स आते हैं, फिर पेरिनियल हर्ब्स हैं, फिर श्रब स्टेज है, और उसके बाद आते हैं बड़े बड़े ट्रीज, दैट इज फॉरेस्ट। सो दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द सक्सेशन ऑन द लैंड, दैट इज द ए ऑप्शन। 41 है बेटा, इन द प्राइमरी सक्सेशन इन द वाटर द पाइनियर स्पीशीज आर। पानी में अगर प्राइमरी सक्सेशन होगा तो पाइनियर स्पीशीज बतानी है, मतलब जो स्टार्ट करती हैं सक्सेशन को, सबसे पहले जो बनती है हमारे पास, वो हमने बताना है। तो फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आर बेसिकली द लार्ज प्लांट, दे कैन नॉट एक्ट एज अ पाइनियर स्पीशीज, तो ये गलत है। स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, दीज आर द वेरी स्मॉल साइज एनिमल विच एक्ट एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, तो इनको माना जाता है पाइनियर स्पीशीज इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन द वाटर। सी जो है रूटेड हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स आर नॉट द पाइनियर स्पीशीज बेटा। लाइकन जो है वो पानी में नहीं होता, वो लैंड में होता है, ज़िरार्क कंडीशन में होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रार्क, दैट इज अ वाटर। तो 41 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शो द पिरामिड ऑफ द नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड में देखो क्या होगा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे नंबर में, ऑब्वियसली उनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा। उनके ऊपर जो कंज्यूमर आएंगे जैसे कि हर्बीवोरस आते हैं, उनका नंबर उनसे कंपैरेटिवली कम होगा। हर्बी के ऊपर जो उनके प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे उनका नंबर कम होगा, प्राइमरी के ऊपर जो सेकेंडरी आएंगे उनका नंबर अगेन कम है। तो हमने बताना है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इसमें जो बेटा पिरामिड बनता है वो अपराइट बनता है हमेशा, काइंड ऑफ दिस, ठीक है, बेस में ज़्यादा फिर कम, ऐसे ऐसे कम होता जाता है नंबर। तो इसमें जो 42 में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो, अगर आप बी देखो, जो पिरामिड बना है वो अपराइट पिरामिड है, जो बिल्कुल क्लियर है आपके पास। सी नहीं है क्योंकि सी स्पिंडल शेप है। ए आपके पास इन्वर्टेड है जो कि ग्रासलैंड में पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास 42 में बी ऑप्शन। 43rd है, गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर, व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2012 पीएमटी में। तो 43rd में अगर हम ध्यान से देखें, आप शेप को देखने की कोशिश करो, कैसी शेप है पिरामिड की। इट इज़ अ काइंड ऑफ द स्पिंडल शेप, देख रहे हो ध्यान से, स्पिंडल शेप है। और स्पिंडल शेप जनरली हमें कहाँ मिलता है, मोस्टली इन द केस ऑफ लाइक पैरासिटिक फूड चेन के केस में मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी हमने बतानी है। तो देखो ये है पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, एससी सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी टर्शरी कंज्यूमर। फर्स्ट ऑप्शन है लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट, यहाँ बोलते आपके पास इंसेक्ट हैं। और लेवल एससी सेकेंडरी कंज्यूमर इज द स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स हैं जो इन इंसेक्ट के ऊपर फीड करती हैं।
लेवल पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते फाइटोप्लैंक्टन है जो कि सी में है, और वेल है जो टॉप लेवल पे है। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता एक्वेटिक में। लेवल 1 में पीपी जो कि पीपल का पेड़ है, और लेवल एससी में शीप है। नॉट एट ऑल, शीप इज नॉट अ सेकेंडरी कंज्यूमर। लेवल पीसी यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर रैट है, और लेवल एससी कैट है, जो कि फिर से गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बना 43rd में, दैट विल बी द ए ऑप्शन, कि ये आपके पास मान के चलो एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के ऊपर फीड करने के लिए बर्ड्स हैं, और बर्ड्स के भी ऊपर उनका आ जाता है टॉप कंज्यूमर। 44 है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट फॉर एनी इकोसिस्टम, दिस सिचुएशन इंडिकेट्स द फैक्ट दैट। अपराइट मतलब काइंड ऑफ दिस, नीचे वालों का नंबर ज़्यादा फिर कम फिर कम, तो नंबर भी डिक्रीज हो रहा है, बायोमास भी ऐसे डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर हैव द लोएस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, नॉट एट ऑल, अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। कार्निवोरस हैव अ बेटर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी देन हर्बीवोरस, नो, क्योंकि कार्नी हर्बी से कम नंबर में है। एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इज द सेम इन द ऑल द ट्रैफिक लेवल, सेम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फ़र्क है नंबर में सबका, प्रोड्यूसर का ज़्यादा है, हर्बीवोरस का थोड़ा कम है, कार्नी का और थोड़ा कम है। Herbivores have a better energy conversion efficiency than the carnivores. Now that is a correct statement जो हम इस पिरामिड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो 44 में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। 45th है बेटा, द 10% लॉ फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन वर गिवन बाय। 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर का मतलब कि जितना प्रोड्यूसर ने बनाया उसका सिर्फ 10% है जो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होगा, रेस्ट ऑफ द मटीरियल एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द सराउंडिंग ड्यू टू रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट लेवल को सिर्फ 10% ही मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है स्टेनले, जो कि नहीं है, टेंसले ने भी नहीं दिया था क्योंकि टेंसले ने आपको टर्म दी थी इकोसिस्टम में। सी जो है लैंडमैन, दैट इज करेक्ट, दे गेव द 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर। विजमैन बेटा ऑप्शन गलत है, विजमैन इज नॉट रिलेटेड विद द इकोलॉजी और द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, विच इज लैंडमैन, दे गेव द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. So this include all the previous year questions as well as the other practice question of the topic of ecosystem. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.